नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 के सीबीएसई के सैंपल पेपर के 2 प्रश्न मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें पहला था अपठित गद्यांश और दूसरा था अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश 10 नंबर का और अपठित पद्यांश जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 8 नंबर का। तो हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन का। ये एक एक अंक के 5 प्रश्न आएंगे, ये भी बहुविकल्पीय होंगे, तो इनमें से आपको सही उत्तर चुनना होगा। तो सैंपल पेपर का तीसरा प्रश्न देखिए। पहला है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम क्या है? रेडियो, टीवी, प्रिंट या नारद मुनि? तो जो प्रिंट माध्यम है आप जानते हैं कि वो सबसे पुराना है, तो सही उत्तर ये आ जाएगा। दृश्य श्रव्य प्रिंट जनसंचार माध्यम का उदाहरण हो सकते हैं टीवी, रेडियो, कागज, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, सिनेमा, आकाशवाणी, इंटरनेट। तो आपको जिस क्रम में ये दिए गए हैं उसी क्रम में देखना है। वैसे तो आप जो दूसरा और तीसरा उत्तर देख रहे हैं वो तीनों जो दोनों हैं समान है, टीवी, रेडियो और समाचार पत्र, रेडियो और टीवी। लेकिन आपको उत्तर क्रम से देना है, तो इसीलिए उसी क्रम से देखना पड़ेगा। दृश्य क्या है? दृश्य टीवी आ जाएगा, श्रव्य रेडियो और प्रिंट समाचार पत्र। तो जो दूसरा वाला उत्तर है वो सही आ जाएगा। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इससे दृश्य, श्रव्य एवं प्रिंट तीनों माध्यम एक साथ लाभ देते हैं। इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं, इससे सही समाचार जल्दी प्राप्त होते हैं, या इससे खबरों की पुष्टि जल्दी हो जाती है। खबरों की पुष्टि के लिए तो कुछ नहीं कह सकते इंटरनेट का, जल्दी सही समाचार का भी नहीं कह सकते कि इंटरनेट पर कई तरह के समाचार आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। इंटरनेट पर एक बार आपने डाला तो संसार में किसी भी कोने में बैठा हुआ मनुष्य वो समाचार प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीलांसर क्या होता है? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार या अर्धकालिक पत्रकार? जो फ्रीलांसर होता है वो स्वतंत्र पत्रकार होता है। वह अपना जो कार्य उसने किया होता है या समाचार इकट्ठे किए होते हैं वो कहीं भी दे सकता है, किसी भी रेडियो, टीवी, समाचार पत्र में, जहाँ उसका मन करे, जहाँ उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हो तो वो वहाँ दे सकता है, तो वो स्वतंत्र पत्रकार होता है। आगे है, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से हैं? क्या, कौन, कहाँ, कभी, किसके, कैसे? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, किससे? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, किससे? तो जो किससे है ये तीन में दे रखा है, पहला, दूसरा, चौथा। तो ये किससे जो है उसमें नहीं आता। 6 ककार में जो तीसरा वाला है उत्तर वो सही आ जाएगा। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे? तो ये 5 नंबर के 5 प्रश्न आपके इस तरह से आएंगे, जिस तरह से आपको यहाँ देखने को मिले हैं, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। तो चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है पाठ्य पुस्तक से। इसमें पहले आपको अपठित काव्यांश दिया गया था, तो इसमें आपको पठित काव्यांश दिया गया है। मतलब जो आपको पाठ्य पुस्तक में आपने पढ़े हैं उसी में से एक अंश दिया गया है, काव्यांश, और उससे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको सही उत्तर चुनना होगा। तो हम देखते हैं काव्यांश। सबसे पहले तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना होता है। ये है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। तो इसके प्रश्न देखते हैं। कवि किसे तोड़ देने की बात करता है? पत्थर को, चट्टान को, झूठे बंधनों को, जीवन के अवरोधों को? देखिए, कविता में आपने सबसे पहले पढ़ा तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने, तो आपको लगा होगा कवि कह रहा है ये पत्थरों को तोड़ने के लिए बोल रहा है या चट्टानों को तोड़ने के लिए बोल रहा है। लेकिन आपको काव्य में समझने की बात यह है कि काव्य में अधिकतर जो बात है वो सीधी सीधी नहीं कही जाती, वो प्रतीकों के माध्यम से की जाती है। तो आपको पूरा जो पैरा होता है उसको समझना होता है और उसके अनुसार उत्तर देना होता है। अब इसमें देखिए,
एक बारी फिर से पढ़ लें काव्यांश को। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने। तो यहाँ पर जो कवि है वो खाली पत्थर चट्टाने और झूठे बंधनों को तोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मतलब जो जीवन के अवरोध हैं, अवरोध मतलब जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, तो उन सारे अवरोधों को तोड़ने की बात कर रहा है। तो जो चौथा वाला उत्तर है वो सही आ जाएगा। आगे देखते हैं, झूठे बंधन किसे कहा गया है? परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, जाति या खोखले रिश्ते। तो देखने में तो आपको ये सारे ही सही लगेंगे कि परंपरा, रीति रिवाज, खोखले रिश्ते ये सब भी झूठे ही बंधन है, लेकिन यहाँ विस्तृत रूप में धर्म और जाति की बात की गई है, क्योंकि एक ही जाति या धर्म को बंधन जो है वो कवि ने यहाँ पर झूठे बंधन कहा है। तो विस्तृत रूप में जो इसका अर्थ दिया गया है उसके अनुसार ये तीसरा वाला उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धरती किसका प्रतीक है? जमीन, मन, शरीर या रचनाशीलता। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये पर्यायवाची नहीं पूछा, आप धरती का जमीन लिख दें, यहाँ प्रतीक पूछा है, यानी जो कविता में प्रतीक के रूप में बात की गई है, सीधे सीधे बात नहीं की गई। तो यहाँ पर धरती जो है वो मन का प्रतीक है, तो ये सही उत्तर आ जाएगा। आगे देखते हैं, जिससे उगती दूब है, पंक्ति में दूब क्या है? अब आपको लगेगा कि दूब का मतलब तो घास होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ घास नहीं आएगा, क्योंकि जैसे धरती जो है वो मन का प्रतीक है, जमीन नहीं है, तो यहाँ पर सही उत्तर घास नहीं आएगा, सृजन आएगा। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। कविता के लिए प्रतीकों में बात होती है, तो आपको उसके हिसाब से सही उत्तर ढूंढने पड़ेंगे। पांचवा है, मन में ऊब होने से क्या होगा? रचना नहीं होगी, आधी रचना होगी, अच्छी रचना होगी या अधूरी रचना होगी। तो इसमें अगर मन में ऊब से क्या होगा? रचना नहीं होगी, मतलब मन में उदासी है या ऊब है तो रचना नहीं होगी, या आधी रचना होगी या अच्छी रचना होगी। अच्छी तो नहीं हो सकती ऊब से, या अधूरी रचना होगी। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा कि अधूरी रचना होगी, मतलब रचनाकार जो है रचना करेगा तो सही, लेकिन वो अधूरी छोड़ देगा क्योंकि मन में ऊब रहेगी। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो होगा अधूरी रचना होगी। तो इस प्रकार 5 नंबर का आपकी पुस्तक में से पद्यांश आएगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और आपको एक सही चुनना होगा। इसी तरह से एक गद्यांश भी आएगा, वो भी आपका पढ़ा हुआ होगा, यानी आपकी पुस्तक में से होगा। उसमें से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, और उसमें से आपको एक सही उत्तर चुनना होगा। तो हम यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है? भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहें उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का हो जाता। तो इसके बाद इसके प्रश्न दे रखिए। पहला है, भारत की सांस्कृतिक विरासत किस में निहित है? संग्रहालयों में, परिवेश में, जंगलों में या रिश्तों में? तो यहाँ पर आप देखिए, पहले में पहली लाइन में ही दे रखा है कि वह उन रिश्तों से जीवित थी, तो यह रिश्तों की बात की गई है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा चौथा वाला, रिश्ते। आगे देखते हैं, गद्यांश में किसके मिथक संसार की बात हो रही है? यूरोप की, भारत की, अतीत के रिश्तों की या मनुष्य की? तो इसका सही उत्तर है भारत की, क्योंकि यह भारत के संसार की बात हो रही है। तीसरा देखते हैं, रिश्तों की अदृश्य लिपि से आप क्या समझते हैं? मनुष्य के आपसी संबंध, भारत की सांस्कृतिक पहचान, प्रकृति के रिश्ते, मनुष्य और प्रकृति का संबंध।
तो जो इसका सही उत्तर आ जाएगा वो है मनुष्य और प्रकृति का संबंध। चौथा देखते हैं, मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन से क्या अभिप्राय है। मनुष्य और धरती का संबंध, अपने परिवेश से संबंध, पर्यावरण और मनुष्य का संबंध, या पर्यावरण को बचाना। तो इसका भी सही उत्तर आ जाएगा पर्यावरण और मनुष्य का संबंध, क्योंकि मनुष्य और भूगोल मतलब पर्यावरण और मनुष्य का संबंध। भारत में पर्यावरण का प्रश्न किससे संबंधित है? मनुष्य से, परिवेश से, प्रकृति से, संस्कृति से। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा संस्कृति से। तो ये पांचवा भी हो गया। आप समझ गए होंगे कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से पद्यांश और गद्यांश आएंगे उनके सही उत्तर आपको इस तरह से देने होंगे। छठा भी हम देख लेते हैं, जो पूरक पाठ्य पुस्तक यानी जो अंतराल की पुस्तक है उसमें से भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो 7 नंबर के होंगे। 12वीं कक्षा में आपके 4 पाठ हैं अंतराल की पाठ्य पुस्तक में, तो उन 4 पाठों में से 7 प्रश्न जो 1-1 नंबर के होंगे बहुविकल्पीय। तो उसका देखिए सैंपल पेपर में किस तरह से दे रखे हैं। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। पंक्ति में चूल्हा ठंडा करने का क्या अर्थ है? चूल्हा बुझा देना, चूल्हे की आग बुझा देना, पानी से आग बुझा देना, या चूल्हे में पानी डाल देना। तो यहाँ आप जानते हैं ये सूरदास की झोपड़ी को जब आग लगा दी गई थी तो उससे संबंधित है ये। तो यहाँ पर पानी से आग बुझा देना या चूल्हे में पानी डाल देना तो नहीं आएगा, चूल्हा बुझा देना है। देखिए चूल्हा जब ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, क्योंकि चूल्हे की आग से आग लग गई थी। तो यहाँ चूल्हे की आग बुझा देना जो दूसरा वाला है वो सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सैलानी किसे कहते हैं? सैल पर निवास करने वाले, पहाड़ घूमने वाले, पर्यटन करने वाला, या सैर करने वाला। तो जो पर्यटन करते हैं उसको सैलानी कहते हैं। तो ये सही उत्तर आ जाएगा तीसरा वाला। अब तीसरा है, महीप कौन था? एक पहाड़ी लड़का, भूप दादा का बेटा, त्रिलोक सिंह का बेटा, या रूप सिंह का बेटा। तो देखिए पहला जो उत्तर है एक पहाड़ी लड़का, वो तो सही है कि वो पहाड़ी लड़का था, लेकिन पहाड़ी लड़का तो एक साधारण आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बेटा भी पूछ रखा है किसका बेटा था। तो हम इसका जो सही उत्तर है वो दे सकते हैं दूसरा वाला, वो भूप दादा का बेटा था। चौथा है, आरोहण कहानी की मूल संवेदना क्या है? पर्वतीय लोगों की संघर्षमय जिंदगी, भूप दादा का कठिन जीवन, पहाड़ों में भौतिक उन्नति की कमी, रोजगार का अभाव। तो ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ क्योंकि ये सारे जो हैं पहले उत्तर में ही आ जाते हैं, पर्वतीय लोगों की संघर्षमय जिंदगी, उसमें रोजगार का अभाव, भौतिक उन्नति की कमी, जो भूप दादा थे उनका कठिन जीवन, ये सारा उत्तर जो है वो पहले में आ जाता है। तो सही उत्तर जो हम देंगे वो पहला वाला होगा। आगे देखते हैं, लेखक ने माँ की तुलना बतख से क्यों की है? अपनी नजरों के सामने रखने से, उसके खाने पीने का ख्याल रखने के कारण, उसकी देखभाल करने से, बच्चों के प्रति सतर्क रहने से। तो जो इसका उत्तर है कि वो बच्चों के प्रति सतर्क रहने से। आगे है, कोइयां किसे कहते हैं? कमल, मखाना, जलकुंभी, या कुमुद। तो जो कोइयां है वो कुमुद को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा चौथा वाला। आगे बढ़ते हैं, औद्योगिकरण के विकास का प्रभाव हमारी नदियों पर किस प्रकार पड़ रहा है? नदियां विकसित हो रही हैं, नदियां दूषित हो रही हैं, नदियां सूख रही हैं, या नदियों में बाढ़ आ रही है? तो औद्योगिकरण का जो गंदा पानी निकलता है फैक्ट्रियों का, कारखानों का, तो उससे हमारी नदियां दूषित हो रही हैं। सही उत्तर जो है वो दूसरा वाला आ जाएगा। तो ये जो था आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, तो ये यहाँ खंड अ में थे। अब जो खंड ब है सैंपल पेपर में जो आपको दे रखा है वो सारा वर्णनात्मक है। तो
तो ये सारे आपको खुद समझकर करने होंगे। इसमें रचनात्मक लेख है जो आपको 150 शब्दों का लिखना होगा। पत्र, इसका मैं अलग से आपको वीडियो दे चुकी हूँ। और उसके बाद पत्र लेखन है, उसके लिए भी मैं आपको 2 वीडियो बनाकर दे चुकी हूँ कि पत्र कैसे लिखते हैं, और 2 पत्र हम उसमें लिखकर भी दिखा चुके हैं। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम के आपके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो ये उन आपको उत्तर लिखने होंगे 40-50 शब्दों में, और इसमें सबको आपको चॉइस दी गई है, यानी अथवा करके दिए गए हैं, दोनों में से एक करना होगा। उसके बाद 10वें में भी आपको अभिव्यक्ति माध्यम के संबंधित प्रश्न दे रखे हैं, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है, और ये भी 2 और 3 नंबर का आएगा। और उसके बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं जो 20 नंबर के आएंगे, जिसमें 6 नंबर का 11 प्रश्न में से है, 3 में से आपको 2 करने होंगे, इसमें भी चॉइस दे रखी है, और 12वें में भी आपको चॉइस दे रखी है। तो ये जो सारे हैं आपको 13वां और 14वां, इनमें भी आपको 3 में से 2 करने हैं, तो आपको चॉइस दे रखी है। तो ये सब आप इस तरह से अपने परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। तो हम अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ आपको मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी नए वीडियो आए वो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।